हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे चकाचक होंगे। तो जिस दूसरे चैप्टर का था बेसब्री से इंतजार, उस चैप्टर की वीडियो हो गई तैयार। अब अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना हरगिज ना भूलें। मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिल्कुल कम वक्त में बहुत ज्यादा काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अगर आप लोग सब के सब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जरूरी है कि इस चैनल से आप जुड़े, क्योंकि इसके ऊपर मैं बिहार बोर्ड सब्जेक्ट उर्दू को पूरा मुकम्मल पढ़ाने वाला हूँ, उसकी मुकम्मल तैयारी करवाने वाला हूँ। चाहे वो ग्रामर हो या फिर अफसाना हो या फिर नावल ड्रामा, चाहे गजल हो, जो भी हो, सब चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज को बना करके आपको दूंगा, उसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ दूंगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहे। चलिए तो चलते हैं भाभी जान चैप्टर की तरफ। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम क्या है? भाभी जान। अच्छा, चैप्टर भाभी जान जो है इसे कहते हैं क्या उर्दू अदब में? तो ये एक है अफसाना। क्या है भाई? अफसाना। चलिए, अफसाना। अफसाना किसको कहते हैं? तो अफसाना ऐसी नसरी कहानी को कहते हैं जिसे एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। क्या मतलब हुआ? देखे, मुख्तसर अफसाना का मतलब होता है कि वो शॉर्ट होता है, उसे थोड़े टाइम में अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बरखिलाफ अगर नावल आ गया, उसके बरखिलाफ अगर कोई बड़ी कहानी आ गई तो उसे हम नहीं पढ़ सकते एक बैठक में, एक नशिस्त में। इसीलिए इसको कहा जाता है मुख्तसर अफसाना। ठीक है, ये मुख्तसर अफसाना जो है तो इसका मुसन्निफ कौन है, इसको लिखने वाला कौन है? तो इसके मुसन्निफ का नाम है सुहैल अजीमाबादी। यहाँ लिख रखा हूँ सुहैल अजीमाबादी। सुहैल अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो सुहैल अजीमाबादी का असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान। याद रहे कि कभी पूछा जा सकता है कि चैप्टर जो भाभी जान है, इस भाभी जान के मुसन्निफ का नाम क्या है। कभी आपको ऑप्शन दे देगा सुहैल अजीमाबादी, कभी दे देगा सैयद मुजीबुर रहमान। तो आप कंफ्यूज ना होगे कि भाई ये कौन है सैयद मुजीबुर रहमान, दोनों इन्हीं का है नाम। चलिए, इनकी कब हुई है पैदाइश? तो पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई है। इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई है। इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं अदबी जिंदगी का आगाज कब किया था, किस चीज से किया था? तो अदबी जिंदगी का आगाज इन्होंने शायरी से की थी। अदबी जिंदगी का आगाज शायरी से की थी, लेकिन शायरी में कुछ खास इनको मजा नहीं आया, जिसकी वजह से इन्होंने बाद में पलटी मारे। क्या पलटी मारे? तो बाद में जाकर इन्होंने अफसाना निगारी की तरफ क्या हो गए, माइल हो गए। और अफसाना निगारी की तरफ इस अंदाज से माइल हुए कि फिर इन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मतलब ऐसा है कि शायरी की दुनिया में जब ये थे तो चाहे शोहरत, मकबूलियत, पैसे, माल वगैरह जो बोल चाहिए वो सब की कमी पड़ रही थी, तो सोचा कि चलो अफसाना निगारी की तरफ एक मरतबा चलते हैं, कहीं अफसाना निगारी में चल पड़े तो अच्छी बात है। लेकिन यही हुआ कि अफसाना निगारी में इन्होंने नाम भी कमा लिया और दाम भी कमा लिया। चलो आगे चलते हैं। 1 साल की उम्र, अभी छोटे ही थे कि इनकी वालिदा का हो गया क्या? इंतकाल। वालिदा का इंतकाल हो गया तो जिसकी वजह से इनकी परवरिश कहाँ हुई? नानी हाल में। इनकी परवरिश कहाँ हुई? नानी हाल में। याद रहे। आगे चलते हैं। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई। जाहिर सी बात, अभी छोटे बच्चे हैं और तालीम और तरबियत के लिए इनको किसी दूसरी जगह भेजना मुनासिब नहीं है। इसी वजह से इनकी जो इब्तिदाई तालीम और तरबियत और परवरिश होती है वो नानी हाल में हुई। खैर, आबाई वतन इनका कहाँ है पूछा जा सकता है। सुहैल अजीमाबादी के आबाई वतन का नाम क्या है? तो शाहपुर भदोल है, जो कि पटना में वाक़ है। आगे चलते हैं। सुहैल अजीमाबादी ने किस तरह की कहाँ कहाँ मुलाजमत की? तो उसको बताया जा रहा है कि सुहैल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत भी अख्तियार की। उसके बाद सहाफत, जो कि रिसाला वगैरह मैगजीन वगैरह है, उसमें भी काम किए। और इन्होंने खुद एक रोजनामा अखबार जिसका नाम था साथी, उसका इन्होंने इजरा भी किया है। इजरा किसको कहते हैं? यही जो हम कुछ लिखते हैं और उस नाम पे कुछ किताब वगैरह जो शाये करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बुला करके बहुत सारे राइटर लोगों को बुला करके उसके सामने बताते हैं कि ये हमने रिसाला लिखा, अब इसको हम जारी करने वाले मार्केट में, इसी को कहते हैं इजरा करना। चलिए आगे चलते हैं। आप जानते हैं कि सुहैल अजीमाबादी जो मुसन्निफ है, राइटर है, क्या उन्होंने सिर्फ एक भाभी जान अफसाना लिख करके बस इनका खत्म हो गया, बस इसी पे इक्तिफा कर लिया? जी नहीं, इन्होंने बहुत सारे अफसानी मजमूए लिखे जिसका नाम यहाँ पे दर्ज है। सुहैल अजीमाबादी की तख्लीकात यानी तसनीफ में 3 अफसानवी मजमूए हैं। कितने हैं भाई? 3 अफसानी मजमूए। मजमुआ किसको बोलते हैं? वो किताब जिसके अंदर बहुत सारे अफसाना को जमा कर दिया जाए, अफसाने को ऊपर जैसे 8-10 अफसाना को जमा करके एक बुक लिख दिया गया, यही हो गया अफसानवी मजमुआ। अगर 5-6-8-10 गजल या नज़म लिख करके कोई बुक लिख दिया तो वो हो गया क्या भाई? गजल का मजमुआ और शायरी का मजमुआ। खैर, तो इनके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? 4 चेहरे। इनके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है? 4 चेहरे। दूसरे अफसानी मजमुए का नाम क्या है?
और नंबर 3 पे जो है इन्होंने जो अफसानी मजमूआ लिखा है उसका नाम क्या है, आदमी के रूप। आगे चलते हैं और ये देखे है ये अफसाना निगार, लेकिन इन्होंने एक नावल भी लिखा है जिसका नाम है बेजर के पौधे। लेकिन इनकी खास पहचान जो है, इनके जो अदबी दुनिया में पहचान है और जो शोहरत और मकबूलियत है वो किस सिंफ में, तो अफसाना निगारी में है। इसीलिए अफसाना के ऊपर बात हो रही है, लेकिन छोटा सा जो एक काम किया उसको भी यहाँ बयान कर दिया गया। खैर, सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की कुल तादाद अगर पूछा जाए कि सुहेल अजीमाबादी ने कुल कितने अफसाने लिखे, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि इन्होंने कुल अफसाने जो लिखे हैं उसकी तादाद है 125 अफसाना इन्होंने लिखा है। चलिए यहाँ से आप जान लिए कि इनकी पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई है, तालीम और तरबियत कैसी हुई है, कहाँ हुई है, इन्होंने कितने अफसाने मजमूए लिखे हैं, क्या क्या हादसा हुआ, दुनिया के किस किस कोने में घूमे फिरे, कहाँ रहे और जिंदगी में कहाँ क्या क्या किया, सब कुछ जान लिए। अब ये सब करने के बाद आप जानते हैं कि दुनिया से रुखसत होने का टाइम आ जाता है, जिसको यहाँ पे बयान किया गया है कि इनका इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। 1980 वो डेट है, वो तारीख है जिसमें इनके क्या बोलते जिंदगी का चैप्टर हो जाता है क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे अब जिंदगी का सिर्फ चैप्टर नहीं हुआ क्लोज, बल्कि सुहेल अजीमाबादी के तारुफ का भी चैप्टर हो गया है क्लोज। अब हम चलते हैं चैप्टर की तरफ कि जो भावीजान चैप्टर है इसके अंदर सुहेल अजीमाबादी ने क्या बयान किया है और वो क्या बातें हैं, जरा जल्दी से हमें बता दे ताकि हमारा भी काम बन जाए। देखिए, एक और बात बता देता हूँ कि जब इन्होंने शायरी भी की है और अफसाना भी लिखा है, लिहाजा ये जो सुहेल है ये इनका तखल्लुस है। पूछा जा सकता है कि सुहेल अजीमाबादी में सुहेल क्या है, तो नाम तो है लेकिन वो तखल्लुस है। तखल्लुस उसे कहते हैं जो शायर अपने शेर के आखिरी में, यानी अपने अशआर के आखिरी में इस्तेमाल करता है। शायर जिस आखिरी शेर में अपना नाम का इस्तेमाल करता है उसी को तखल्लुस कहते हैं। चलते आगे, किरदार अफसाना। अफसाना को समझने से पहले जरा हम किरदार को समझ लेते ताकि हमको अफसाना समझना आसान हो। किरदार क्या है, एक है भाई नन्हे साहब है, रुकैया है, अख्तर है, जमीला है, शम्मी है और शम्मी का एक भाई है और एक रिहाना है। तो देखिए, नन्हे वो बंदा है जिसकी बीवी है रुकैया, यही रुकैया जिसको हम भाभी जान से यहाँ पे बयान कर रहे हैं। तो नन्हे भाई साहब की जो है उसकी बीवी का नाम क्या, रुकैया। और एक अख्तर भाई साहब है जो कि नन्हे का भाई है, नन्हे के भाई का नाम क्या है, अख्तर है। और अख्तर के साथ जो जमीला लिखा हुआ है, इस जमीला के बारे में हम चैप्टर के बीच में समझेंगे। और नीचे में एक शम्मी है। शम्मी वो लड़की है जो एक गरीब घराने से है और वो उस कॉलेज के अंदर पढ़ रही है जिसके अंदर रुकैया भाभी पढ़ाती है। ठीक है, और शम्मी का एक भाई है और बीच में नीचे में एक रेहाना है। रेहाना ये कौन है, तो रुकैया की बेटी है। किरदार आप समझ लिए हैं, किरदार आपके जहन में अगर बैठ गया है तो अफसाना बिल्कुल आसानी से आप समझ लेंगे। कुछ भी नहीं अफसाने के अंदर रखा हुआ है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर में अफसाना को समझा करके बस इस वीडियो को भी खत्म करूंगा, इस चैप्टर को खत्म करूंगा और फिर साथ में क्वेश्चन आंसर को भी करने की कोशिश करेंगे। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन आंसर हो जाए तो फिर सही है, बेस्ट है, अच्छा है, इसमें क्या मुश्किल है। चलिए तो अफसाना को शुरू करते हैं। अफसाना देखे, जब हम अफसाना सुनेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा या पढ़ेंगे तो यूं महसूस होगा कि अख्तर जो है, अख्तर भाई साहब ये कहानी बयान कर रहा है, जबकि ये अफसाना क्या बोलते हैं, अख्तर साहब जो कहानी बयान कर रहा है उसका इस तरह का किरदार बनाया गया है। सुहेल अजीमाबादी ने इस अंदाज से इस अफसाने को लिखा है जैसे कि अख्तर कहानी बयान कर रहा है। तो कैसे बयान कर रहा है कि अख्तर चाय पर बैठा होता है। चाय पर बैठने का मतलब ये मत समझ लेना कि प्रॉपर चाय पे बैठ गया, यानी चाय पीने के वास्ते कुर्सी पे बैठे हुए हैं और सामने भाभी जान भी आपस में बातचीत चल रही है। और वहां पे जो बातचीत चल रही है उसी को अफसाना बता करके बयान किया है कि वहां पे ये लोग चाय पीते हैं, आपस में बात होती रहती है और वहां पे रह करके अख्तर जो कुछ देखता है कि भाभी की जिंदगी कैसी चल रही है, भाभी के घर में जिंदगी गुजारने का, उसके काम धंधा करने का अंदाज और तरीका क्या है। क्योंकि जो रुकैया भाभी, उसके शौहर का नाम है नन्हे, और नन्हे भाई साहब को सियासत से काफी दिलचस्पी थी और सियासत से दिलचस्पी होने की वजह से क्या होता है, नन्हे भाई साहब के ऊपर बहुत सारे केस चलते हैं। अब बहुत सारे केस है, केस की हमेशा सुनवाई होती रहती है, एक केस में रिहाई मिलती है, दूसरे केस में इनको फिर से अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरह से नन्हे भाई साहब तो घर को देख नहीं सकते, तो घर की देख रेख रुकैया भाभी के ऊपर लाजिम हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर को देखभाल में लगी रहती है और देखभाल करने के लिए उन्हें कुछ पैसे आमदनी वगैरह भी चाहिए। तो रुकैया भाभी जो कि पढ़ी लिखी है, एक कॉलेज के अंदर वो लेक्चरर है और जिस कॉलेज के अंदर लेक्चर देती है उसी कॉलेज के अंदर
ये शम्मी भी पढ़ती है। और ये शम्मी जो गरीब लड़की है, इसके पढ़ाई का खर्चा रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती है, यानी भरती है। तो वो ये देख रहे, अक्सर ये सब कुछ देखता है और उसके बाद वो बयान करता है कि भाभी जान की जो शख्सियत है वो उस मोम की तरह है जो खुद जल करके अपनी रोशनी से दूसरों को फायदा पहुंचाती है। उसी तरह भाभी है जो खुद बहुत सारी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, खुद मुसीबत को बर्दाश्त करती है, खुद तकलीफों का सामना करती है, लेकिन दूसरे आदमी को मुसीबत में नहीं देखती है। दूसरे आदमी के तकलीफों को वो हमेशा दूर करने की कोशिश करती है, दूसरे आदमी को हमेशा वो सपोर्ट करती है। हर किसी की मदद करना इनका पेशा और इनका काम हो जाता है। तो यही अख्तर बयान करता रहता है कि उसी बीच में शम्मी आ जाती है, और शम्मी जो आती है वो एक ऊनी कपड़ा बना कर खिलाती है, जैसे ऊनी टोपी हो, स्वेटर हो, मोजा वगैरह वो बना के लेके आती है, जो ये रुकैया भाभी ने उसको बनाने के लिए दी होती है कि जाओ इसका कपड़ा वगैरह बुन करके लेके आओ। और वो कपड़ा किसके लिए रहता है, तो वो कपड़ा जो रुकैया भाभी उसका एक मुलाजिम होता है, और उसके मुलाजिम की जो एक बेटी होती है, उसी की बेटी जो है, उसके बेटी का हस्बैंड जो कि गुजर चुका है और उसकी बेटी हॉस्पिटल में, और उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा है। उस छोटे से बच्चे के लिए ये स्वेटर वगैरह बनवाई होती है, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद सर्दी का मौसम शुरू होने वाला रहता है। फिर वो रुकैया भाभी दूध वगैरह तैयार करती है और उसको हॉस्पिटल में जाके पहुंचाती है, ये उनका काम था। और आज हम रियल में देखें तो यह सब कुछ होता नहीं है, कौन अपने मुलाजिम को देखता है। लेकिन यहाँ पे एक अफसाना के जरिए पैगाम दे रहे सुहेल अज़ीमाबादी कि इस तरह के अगर कोई किसकी शख्सियत बन जाए तो जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। तो खैर, यहाँ भाभी जान जो घर पे रह करके सुबह सुबह उठना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों को नहलाना धुलाना और उसका मतलब सब कुछ तैयार करके उसको स्कूल भेजना, फिर ये सारा काम करती है। उसके बाद जब उसको टाइम और वक्त मिलता है तो उस वक्त में भाभी जान क्या करती है, खत लिखा करती है, क्योंकि भाभी जान को खत लिखने का बहुत ज्यादा था शौक, और भाभी जान अपने शौक को पूरा करने के लिए खत लिखती है। और इस शौक की वजह से इनके खत लिखने का अंदाज बहुत हो जाता है बेहतर, बहुत अच्छा खत लिखने लगती है, जिसकी वजह से बहुत सारे नए स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं वो भाभी जान को खत लिख करके दिखाया करते हैं अपने इस्लाह के वास्ते। और भाभी जान उन तमाम के खत को पढ़ती है, देखती है और उनको जवाब देती है, उनका क्या बोलते हैं, उन लोगों का इस्लाह भी करती है। ये भाभी जान का क्या है, मशगला है। लेकिन एक मर्तबा ऐसा भी होता है कि एक मर्तबा शम्मी भाभी जान के घर पे आती है, लेकिन रोजाना के मुकाबले जो अब की बार आई होती है शम्मी, इसका मुंह बना होता है, मुंह चढ़ा होता है, अजीबोगरीब कैफियत होती है। तो भाभी जान ये देख करके परेशान हो जाती है कि ऐसा क्या मसला हो गया इसके साथ, हमेशा तो आती थी, खुश रहती थी, हमेशा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती थी, आज तो इसका चेहरा बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, क्या मसला है बताओ तो तू कुछ हल करे। तो फिर वो शम्मी बताने को बिल्कुल नहीं राजी होती है, क्योंकि शम्मी के जहन में ये बात होती है कि भाभी जान खुद तकलीफ में, खुद मुसीबत में, उसके बावजूद वो हम लोगों की क्या बोलते हैं मुसीबत को वो दूर करती है। कितना उनको अपने मसले को बताऊं, कितना हम लोगों के मसले को भाभी जान लेके चलती रहेगी, इसलिए वो बताना गवारा नहीं करती। बहुत ज्यादा इसरार करने पर ये शम्मी बताती है कि ऐसा है कि मेरे भाई का एमए का एग्जाम होने वाला है और उसका फॉर्म भरना है, जिसके लिए पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे है नहीं। भाभी जान ये सुनती है तो बोलती बस इतनी सी बात है, तो ये बताने से तुम इतना मतलब डर रही हो, खामोश हो रही हो, बताना चाहिए खुल करके। हाँ, तो फिर उसके बाद वो जाकर के एक अलमारी खोलती है, भाभी जान एक अलमारी खोलती है और उसमें से सोने की वो चूड़ी वगैरह होती है, सोने की चूड़ी जो सा है वो बोल ले, तो वो चूड़ी को दे देती कि ये लो, इसको बेच करके अपने भाई की फीस अदा करो। क्योंकि भाभी जान का ख्याल ऐसा होता है कि भाभी जान ये गवारा नहीं करती है कि किसी पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई के ऊपर रुकावट आ जाए, किसी चीज को बेचना पड़े बेचेंगे, लेकिन पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, किसी की जिंदगी के मतलब पढ़ाई के ऊपर किसी तरह का इफेक्ट, किसी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए। इसी वजह से वो चीजों को बेच करके, लेकिन पढ़ाई पहले होना चाहिए है। यहाँ पे इसके मसले को हल कर देती है। उसके बाद ऐसा होता है कि भाभी जान घर में बैठी होती है और ये सोचती है कि अख्तर जो कि उसका देवर है, अख्तर कौन है भाई, अख्तर भाभी जान की का है देवर है, क्योंकि नन्हे का ये भाई है तो अख्तर देवर हो गया। 3-4 दिन हो गए और अख्तर ने कुछ ऐसी खास बात हमसे नहीं करी है, जो यहाँ पे आने की क्या कोई खास वजह है कि नहीं है। और अख्तर भी ये सोच रहा होता है कि अब यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि भाभी जान की जिंदगी ऑलरेडी इतनी मुसीबत में घिरी हुई है, उसको क्या बताना अपने मसले का। लेकिन भाभी जान पूछती है कि
अख्तर तुम यहाँ आए तुमको 3-4 दिन हो गए लेकिन अभी तक कुछ तुम बताए नहीं, कोई खास बात, कोई मशवरा, कोई बात हो तो बताओ। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जो बताऊं, बस मुलाकात के वास्ते आ गया था। लेकिन बहुत ज्यादा इसरार करने पर अख्तर बताता है कि ऐसा मसला है कि मैं मशवरा तलब करने के लिए आपके पास आया कि कुछ बात आपसे पूछेंगे, उसका कुछ बेहतर जवाब मिल जाए। वो जो मसला ये है कि जो जमीला है ना, जमीला से मैं शादी करना चाहता हूँ, जमीला से मैं शादी करना चाहता हूँ, और मेरी जो अम्मी जान है वो जमीला से मेरी शादी कराना नहीं चाहती है। लेकिन मैं ये सोच रखा हूँ कि अगर शादी मैं करूंगा तो जमीला से ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो भाभी जान बोलती है हाँ तो ठीक है, शादी तो तुमको करनी है, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है ना कि अम्मी जान को, तो बेहतर तो यही होगा कि आप जमीला से ही शादी कर ले, और अगर होता है तो जमीला को आप हमारे घर पे रख लो ताकि उसके रहने का इंतजाम भी हो जाए और मेरी तन्हाई भी खत्म हो जाए। लेकिन ये बात अख्तर का जो भाभी जान का कहना था, इसको सुन करके अख्तर एक बार फिर से दिलचस्प एकदम बेकरार हो जाता है कि भाभी जो कि इतनी तकलीफ में ऑलरेडी पहले से घिरी हुई है, वो कितना मतलब मेहरबान बनती जा रही है, कितने लोगों को मदद करती जा रही है, कितनी मदद करती जा रही है। खैर, तो यहाँ पे बातें खत्म हो जाती, बोले कि नहीं सिर्फ देख लेंगे, ऐसा है कि अभी जमीला की तबीयत सही नहीं है, तबीयत उसकी खराब है, जब तबीयत सही होगी तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पे बात हो जाती है खत्म। लेकिन फिर कुछ देरों के बाद ऐसा देखने को आता है कि भाभी जान जो है वो शाम के वक्त घर के अंदर तन्हाई में जरा गमगीन नजर आती है। तो अख्तर जाके के पूछता है कि आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। तो पता चलता है कि एक खबर आती है, वो खबर ये होती है कि नन्हे भाई साहब जो है, जिनको सियासत से काफी दिलचस्पी थी, नन्हे की कुछ केस की होने वाली थी सुनवाई, और उस केस के सुनवाई के बाद इन लोगों की उम्मीद थी कि इनको मिलेगी रिहाई। लेकिन इनको रिहाई मिलने के बजाय क्या हो जाता है, इनकी मालूम सजा बढ़ जाती है, 2-3 साल ऐसी ही बढ़ जाती है। अब ये खबर जो थी रुकैया भाभी के लिए गम की खबर थी, जिसकी वजह से वो गमज़दा थी। लेकिन यहाँ पे अख्तर सब्र दिलाता है कि भाभी जो आप इतने लोगों की जिम्मेदारी को लेकर के चल रही है, अगर आप ही सब्र न कर पाए तो फिर दूसरे लोगों का क्या होगा। जिस पे भाभी जान बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें सब्र करना चाहिए। फिर वो सब्र में आकर के अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला करके उस गम को थोड़ा भुलाती है। खैर, तो यहाँ पे बात हो गई। और बीच में ये भी जान ले कि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भाभी जान के पास आते हैं ताकि भाभी जान हमारे लिए किसी तरह की जॉब वगैरह में सिफारिश कर दे, तो हम लोगों की नौकरी वगैरह लग जाए। और भाभी जान ये भी काम लोगों का ये काम भी भाभी जान कर दिया करती थी। उसके अलावा और भी ऐसे काम थे जैसे कि गरीब लड़कियों की शादी वगैरह हो या गरीब बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो, उसमें फंड देना, उन लोगों को पैसा देना, ये भाभी का हमेशा का क्या था, पेशा था। भाभी इन सब चीजों में पैसा वगैरह दिया करती थी ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। तो भाभी जान की जो शख्सियत है ना, एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है, एक बहुत ही क्या बोलते हैं का बेहतरीन शख्सियत है। बेहतरीन शख्सियत इसलिए कि जिसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचे वो तो भाई काबिल तारीफ है। तो यही वजह है कि भाभी जान की यहाँ पे साथ में ये भी बताया जा रहा है कि भाभी जान की शख्सियत से दूसरे औरतों को यह कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में जो तकलीफ आती है उस तकलीफ का सामना करना है। उस जो सामने चैलेंज है, चाहे वो किसी भी तरह का चैलेंज हो, उसका सामना करे और उस सामना करके उन चैलेंज को फोकस करके उनका मुकाबला करके अपनी जिंदगी को आसान बनाए। ये भाभी जान का मैसेज है इस अफसाना के जरिए। लास्ट में ऐसा होता है कि भाभी जान का वो पासपोर्ट आने वाला होता है, वो नामंजूर हो जाता है। फिर उसके बाद भाभी जान दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती है ट्रेन से, और वो अख्तर दूसरी तरफ रवाना हो जाता है। इस तरह से हमारा अफसाना बोले तो खत्म और मुकम्मल होता है। इसी तरह से अफसाना, उम्मीद करता हूँ कि आप सुहेल अजीमाबादी के बारे में भी अच्छी तरह से जान लिए होंगे और अफसाना को भी समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। अगर आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उसको कर लेते हैं, जो तवील होंगे उसको देखेंगे, लेकिन मुख्तसर तो कर लिया जाए। और तवील भी कोई मुश्किल नहीं, अगर आपने अफसाना मुकम्मल सुना है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप तवील सवाल को भी आसानी से हल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। चले पहले सवालात के ऊपर नजर डालते हैं। क्या है? मुख्तसर तरीन सवालात। बहुत छोटे सवाल, तो बहुत छोटे सवाल का जवाब भी बहुत छोटा होगा। कैसे होगा? देखिए, सवाल नंबर 1 है सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे। आपने इसको पहले पढ़ा है, यहाँ तो लिखा हुआ है।
उन्हें सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में हुए थे। पटना यहाँ पे लिखा है सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश पटना में हुई। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो आपने यहाँ पे पढ़ा है सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम था क्या? सैयद मुजीबुर रहमान। आगे सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था? तो सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम था चार चेहरे। आगे चलते हैं। सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। बोले तो शाहपुर भदोल ही हो सकता है। चले आगे। रुकैया भाभी की जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में बयान किया गया है वो ये भाई साहब है जिसको हम अख्तर करके बोल रहे थे और आप सुन रहे थे। ठीक है, आगे चलते। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो आपको पता है ये रुकैया भाभी का जो शौहर है उनको सियासत से काफी दिलचस्पी है और सियासी पार्टी से जुड़ने की वजह से, क्योंकि सियासत में जुड़ता है ढेर सारे पैसे की उम्मीद होती है, तो जहाँ ढेर सारे पैसे होंगे वहाँ ढेर सारे दंगे भी होंगे। तो सुहेल अजीमा के कौन नन्हे भाई साहब को सियासत से थी काफी दिलचस्पी, जिसकी वजह से इनको बार बार जाना पड़ता था जेल। यहाँ पे बात हो गई खत्म। आगे चलते। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी? तो रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी उस लड़की का नाम था शम्मी। चले। हाँ, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? आपने अगर कहानी अफसाना सुना होगा तो आपको पता होगा कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि शम्मी का जो भाई है उसके एमए का फॉर्म भरना था और उसके लिए पैसे कम पड़ रहे थे, जिसकी वजह से रुकैया भाभी ने चूड़ी को फरोख्त करके शम्मी के भाई के फीस को भर दिया। चले आगे। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम क्या करती थी? तो वो लेटर लिखा करती थी। बोले तो खत, आपने सुनना है होगा, खत लिखा करती थी जब उनको फुर्सत मिलता था तो उसमें वो अपने शौक पूरा करने के लिए खत लिखा करती थी। तो आज की वीडियो में मैं समझता हूँ कि इतना काफी है। हम देखते हैं आगे फिर नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहूंगा, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।